नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तैयारी भी धुआंधार चल रही होगी। आज मैं आपको अपने चैनल पे सर्वज्ञ बैच की मैं मानता हूं कि मेरी 2 वीडियो पहले डल चुकी हैं, लेकिन उनमें थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया कि मैं सर्वज्ञ बैच को अब दूसरे तरीके से आपके सामने पेश कर रहा हूं। और इस बार पूरी तरीके से चलेगा और सर्वज्ञ बैच में आपको धीरे-धीरे पता चल जाएगा कि किस लेवल पर चलने वाला है, क्या-क्या होने वाला है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अंकित निर्वाण आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्वाण गुरुकुल में स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं पूरे दिल से। अब दिल निकाल तो सकता नहीं हूं भई, है ना? समझो भाई, दिल है कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना? हाँ, तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है सर्वज्ञ बैच का, वो है कि खगोलिकी का एक टॉपिक है, खगोलिकी का विकास यानी कि द डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। उसमें मैं आपको देखिए हिंदी में ही पढ़ाऊँगा, सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे कि हिंदी में हम समझा अच्छे से पाते हैं और समझ भी अच्छे से पाते हैं, है ना? क्योंकि हमारे संविधान में भी कुछ सुधार करा गया है जिसमें कि हमें बताया गया है कि 351 ए में मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षण होना स्वतंत्र है। उसी के आधार पे हम चल रहे हैं, है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। खगोलिकी का डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि खगोलिकी कहते किसको हैं? खगोलिकी मतलब कि एस्ट्रोनॉमी कहते किसको हैं? है ना? मैं मार्कर ले लेता हूँ 1 मिनट, बस आप मुझे थोड़ा-सा टाइम दीजिए। हाँ, कि एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोलिकी कहते किसको हैं? तो खगोलिकी जो होता है यानी कि हमारे पूरे आसपास की चीजें जिनको हम देखते हैं, समझते हैं, उनका आकार कैसा है? जैसे कि पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, इनके सबके आकार कैसे हैं? इनकी गति कैसी है? इनका रूप कैसा है? रंग कैसा है? सब चीज के बारे में जो भी हम अध्ययन कर सकते हैं, उसी अध्ययन को कहा जाता है खगोलिकी, एस्ट्रोनॉमी। अब बेसिकली हम बात करें तो खगोलिकी के 22 से 23 प्रकार होते हैं। 22 से 23 प्रकार होते हैं यानी कि खगोलिकी इतने सारे पार्ट्स में अलग-अलग रूप से डिवाइडेड है, जिनमें से मैं सिर्फ आपको 3 से 4 नाम बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट हैं। कौन-कौन से होंगे? वो थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा। सबसे पहला आता है एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि खगोल। मैं हिंदी में लिख देता हूं, है ना? वो ज्यादा सही रहेगा। हिंदी में ही मैं लिख देता हूं, देखिएगा कि खगोल भौतिकी, ये बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, खगोल भौतिकी। दूसरे नंबर पे आता है खगोल गतिकी। तीसरे नंबर पर आता है आपका खगोल रासायनिक, खगोल रसायन कह सकते हैं आप इसको। चौथे नंबर पे आता है खगोल जैविकी, खगोल जैविकी, ये हो गया। यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोडायनामिक्स, एस्ट्रोकेमिस्ट्री और एस्ट्रोबायोलॉजी, इस कॉस्मोलॉजी भी होता है। दुनिया भर के मतलब आप बहुत सारे बता सकते हैं। 22 से 23 प्रकार होते हैं जिनमें से कि मैंने 4 के नाम यहाँ लिख दिए हैं। आपसे सीधा-सीधा पूछा जाए कि जी खगोल भौतिकी, ये खगोल गतिकी, खगोल रसायन, खगोल जैविकी। देखो, खगोल भौतिकी का मतलब होता है कि कोई भी जो पिंड है, जो पूरे यूनिवर्स के अंदर जो भी सेलेस्टियल बॉडी, आकाशीय पिंड है, वो किस तरीके से गति करते हैं या फिर उनका आकार कैसा है, उनकी एक निश्चित परिक्रमा का काल क्या है, मतलब वो उनका पथ कैसा होगा, उनके बारे में जो भी फिजिक्स के लॉ लगाए जा सकते हैं कि वो दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो सारा आपका आएगा एस्ट्रोफिजिक्स में आएगा। कि अगर हमें कोई रॉकेट अर्थ से लेकर के मंगल ग्रह तक पहुंचाना है तो वो कैसे कैसे जाएगा, उसका रास्ता क्या होगा, उसको रास्ते में क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, वो सारी आप किस में पढ़ेंगे? खगोल भौतिकी में पढ़ेंगे। खगोल गतिकी में कि कोई भी आकाशीय पिंड या फिर कोई भी ग्रह, कोई भी तारा या कोई भी आकाशगंगा किस तरीके से गति कर रही है, कैसी उसकी गति होगी, किस पिंड की कैसी गति होगी, मतलब उसकी गतियों के बारे में अध्ययन होगा, जो उसको हम खगोल गतिकी कहेंगे। बात आती खगोल रसायन की, यानी कि कौन से पिंड पर कौन सा रसायन या कौन सी ऐसी धातुएं या कौन सी मतलब रसायन किस तरीके का है,
किस तरीके का नहीं, इन सब चीजों के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। और होता है खगोल जैविकी। तो खगोल जैविकी का मतलब है कि किस पिंड पर जीवन है और उस जीवन से रिलेटेड जो जो हमें आवश्यकताएं हैं, क्या वो वहां पर हैं या नहीं है, इन सभी का अध्ययन करते हैं, तो हम कहते हैं उसको खगोल जैविकी। ठीक है ना? यानी कि एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोकेमिस्ट्री, एस्ट्रोडायनामिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम थोड़ा सा और अब समझ लेते हैं कि हम जो टॉपिक लेकर के चल रहे हैं खगोलिकी, यानी कि खगोलिकी में एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्स। क्या कहेंगे? यूनिवर्स कहते हैं। हिंदी की मैं बात करूं तो मेरे बच्चे उसको हम ब्रह्मांड या फिर विश्व कहा जाता है। ब्रह्मांड या फिर विश्व कहा जाता है। तो ब्रह्मांड क्या है फिर? असली प्रश्न तो ये उठता है ना कि ब्रह्मांड क्या है। पक्की बात ना पता, देख लो। चलो स्टार्ट करते। काहे घबरा रहे हो है? देखो, सबसे पहले जब कोई एक ऐसा समझो कि हम अभी एक सुनसान रात में नहीं, रात का नहीं, आप दिन का ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में हम शाम के से टाइम एक सुनसान रेतीली जगह पर लेटे हैं। मैं इनको रख देता हूँ, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, रेतीली जगह पर लेटे हैं, आसमान की तरफ मुंह है अपना, आराम से यूं लेटे हैं। आंख खोल करके देख रहे हैं तो जो सूरज है वो पूरब से निकलता है, पश्चिम तक जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी जो धरती है वहीं की वहीं है। फिर सोचते सोचते रात हो गई, रात में चंदा मामा आए, चंदा मामा भी देखे तो वो भी ऐसे ऐसे जा रहे हैं। यानी कि एक चीज तो है कि और हम अगले दिन देखें तो भी ऐसा ही है, उससे अगले दिन देखें तो भी सूरज और चंद्रमा ऐसे चल रहे हैं। हमारी अर्थ वहीं की वहीं है, हमारी धरती वहीं की वहीं है, लेकिन चंद्रमा भी सूर्य भी इस तरफ ऐसे घूम रहे हैं। और अगली सुबह फिर वो निकलते वहीं से जहां से कल निकले थे, छिपते दूसरी जगह, निकलते यहां से हैं। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ऐसा हो सकता है ना कि सूर्य यहां से निकलता है और इसके पृथ्वी के चारों तरफ घूम करके यहां छिप गया, फिर नीचे घूम करके वापस फिर यहां से निकल गया, ऐसे करके होता होगा। तो इसी तर्ज पे इसी चीज को सोच करके एक साइंटिस्ट आए थे, टॉलमी कहते हैं जिसको, टॉलमी। अगर मैं अंग्रेजी में लिखूं तो देखो नाम कितना बड़ा गजब है इसका, पटोलेमी है, पटोले मी। इसको टॉलमी सॉरी माई हो गया, नहीं नहीं सही है, पर टॉलमी कहते हैं इसको, है ना? यानी कि टॉलमी ने सबसे पहले यही फेनोमेना देखा जो मैंने अभी आपको बताया। उसने ये देखा कि सूर्य यहां से निकल रहा है, यहां जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है, वो एक जगह पर है और चंद्रमा और सूरज पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। इन्होंने यही कॉन्सेप्ट दिया। किसने दिया? पटोलेमी ने। टोलेमी ने, है ना? तो इन्होंने कौन इस उस कॉन्सेप्ट को, उस अवधारणा को क्या नाम दिया गया, उस सिद्धांत को क्या नाम दिया गया? तो मैं वो आपको नाम बता देता हूं। अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो उसको लिखा जाएगा जियोसेंट्रिक। हिंदी की बात करूं, भू केंद्रीय। भू केंद्रीय, इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, डेवलपमेंट किया था। ठीक है ना? पटोलेमी ने बताया था, टोलमी ने, है ना? उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिसको हम एक नाम से जानते हैं, निकोलस कोपरनिकस। हम गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं। अक्सर आपने किताबों में लिखा देखा होगा कोपरनिक्स ऐसे करके, कोपरनिक्स, जबकि वो कोपरनिक्स नहीं होता है, कोपरनिकस होता है। कैसा होता है? कोपरनिकस होता है। ठीक है, यानी कि कोपरनिकस ने बताया था, मैं आपको एक मिनट लिख देता हूं बस, निकोलस निकोलस सॉरी मैं भी वही गलती कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने फिर क्या सोचा कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि सूर्य कि पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य और चंद्रमा घूमे, मूव करे। इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी खुद सूर्य के चारों तरफ घूमती है और पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। हाँ, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, लेकिन पृथ्वी खुद सूर्य के चारों तरफ घूमती है। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो उस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया था हीलियो सेंट्रिक
यानी कि क्या नाम दिया गया था उस कॉन्सेप्ट को? हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, यानी कि सूर्य केंद्रीय, सूर्य केंद्रीय। अब आप यहाँ पे एक बात सोच रहे होंगे कि सर जियो था तो भू आ गया, है ना, सूर्य के लिए हीलियो क्यों आया? तो मैं आपको बता दूं, सूर्य में सर्वाधिक गैस जो पाई जाती है वो हीलियम पाई जाती है, इसीलिए उसको हीलियो कहा जाता है। हीलियोस ऐसा लगता है लास्ट में, हीलियोस कहा जाता है, ठीक है ना। ये होता है। निकोलस कोपरनिकस ने ये बताया सूर्य केंद्रीय अवधारणा दी। टोलमी ने क्या बताया थी कि वो जियोसेंट्रिक होता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं साथ में मेरे प्यारे बच्चे, आर्यभट्ट जो थे ना, इन टोलमी पॉलमी इन सबसे पहले ही, टोलमी हुआ, टाइको ब्रे हुआ, कोपरनिकस हुआ, केपलर हुआ, इन सबसे पहले, न्यूटन से भी पहले आर्यभट्ट ने, भारत का था आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने बता दी थी कि सूर्य केंद्रीय होगा, यानी कि पृथ्वी खुद सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटेगी और पृथ्वी के साथ साथ अन्य 8 ग्रह भी होंगे पृथ्वी के साथ, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर 9। उनकी गति क्या होगी, उनका पथ क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, सब चीजों के बारे में आर्यभट्ट ने बता दिया था, जिनके लेख को पढ़ पढ़ करके इन अंग्रेजों ने हमारे सामने पेश कर दिया कि लो जी हमने बनाया ये। समझ रहे हो बात को? ये दगाबाजी है बस। चलो आगे चलते हैं। कोपरनिकस के बाद एक और आते हैं फिर, जोहान्नेस केपलर। जोहान्नेस केपलर, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया कि देखो हमारे जो उस्ताद जी हैं, उन्होंने कोपरनिकस ने ये तो बता दिया है कि सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। इन्होंने ये बताया कि किस गति से घूमते हैं और उनका पथ कैसा होगा, यानी कि सभी ग्रहों का पथ कैसा होगा, ये इन्होंने बताया था जोहान्नेस केपलर ने। और कैसा होता है, तो उनका जो पथ होता है वो मैं आपको बता देता हूं। अंडाकार कह लो आप उसको, अंडाकार, या फिर आप उसको कह ले क्या, दीर्घ वृत्ताकार, इलिप्टिकल पथ होता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं सूर्य के चारों तरफ, ये बताया था। यानी कि समझ रहे हो, कड़ी से कड़ी जोड़ते चले सभी। भाई टॉलमी ने ये बताया, उसमें सुधार करके निकस कोपरनिकस ने ये बताया, फिर उसमें थोड़ा सी चीज और ऐड कर दी जोहान्नेस केपलर ने। अब इसके बाद कौन आता है वो देख लेते हैं, है ना। चलिए, इसके बाद आते हैं फिर गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली ने क्या बताया फिर? तो देखो, गैलीलियो गैलीली ने केपलर ने जो बताया था ना कि भैया ऐसे ऐसे होता है, यानी कि उनका पथ ऐसा होता है, तो गैलीलियो ने एक दूरबीन बनाई, और वो दूरबीन कौन सी थी? अपवर्तक, रिफ्रैक्टिंग अपवर्तक दूरबीन, यानी कि उसको हम कहते हैं कि गैलीलियो ने अपवर्तक दूरबीन का आविष्कार किया। प्रश्न बन सकता है, गैलीलियो ने अपवर्तक दूरबीन का आविष्कार किया और उसके बाद उसी दूरबीन से प्रक्षण वगैरह करे उन्होंने, है ना। अब गैलीलियो को आधुनिक, गैलीलियो को आधुनिक खगोलिकी का पापा भी कहा जाता है। पापा कहा जाता है, समझ रहे हो, का पापा कहा जाता है। लो ब्रैकेट में लिख देता हूं, जनक, फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, आधुनिक खगोलिकी का पापा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद फिर भैया न्यूटन, जो कि पूरी फिजिक्स के पापा हैं, वे कैसे पीछे रह जाते? उन्होंने कहा अच्छा चलो, थोड़ा ना तो मतलब ज्यादा ना तो थोड़ा मैं भी दूंगा अपना योगदान, है ना। तो उन्होंने क्या करा फिर, न्यूटन चाचा आए निकल के, इन्होंने क्या करा कि जी तुम आधुनिक खगोलिकी के पापा बन गए, अपन पूरी फिजिक्स, अक्खा फिजिक्स का पापा बनेगा। तो और इन्होंने आविष्कार किसका करा था? देखो मैं बता देता हूं, गैलीलियो ने अपवर्तक, अपवर्तक रिफ्रैक्टिंग दूरबीन का आविष्कार करा। तो इन्होंने किसका करा था? परावर्तक दूरबीन का आविष्कार किया था। किसका? परावर्तक दूरबीन का। और जिससे इन्होंने उस दूरबीन से देख करके ये निश्चित करा था कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। समझ गए? ये होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये भौतिकी के पापा हैं, वो खगोलिकी का है, ये भौतिकी के हैं, ठीक है ना।
चाहो तो मैं लिख देता हूं यहां पे, इसको मिटा देता हूं मैं। भौतिकी का पापा भौतिकी का पापा जनक। चलिए आगे फिर एक और वैज्ञानिक आए निकल करके, हर्शेल नाम से। हर्शेल ने बताया हर्शेल ने एक चीज बताई कि सिर्फ हमारा सौरमंडल ही पूरा विश्व नहीं है, पूरा ब्रह्मांड सिर्फ हमारा सौरमंडल ही नहीं है, बल्कि हमारा सौरमंडल जो है वो खुद एक आकाश गंगा का अंश मात्र है। यानी कि समझ रहे हो बात को, कि बहुत बड़ी आकाश गंगा हो सकती है और उस आकाश गंगा का एक छोटा सा, इतना चिया सा, छोटा सा मामूली सा कहीं सौरमंडल होगा जो इसमें हम रहते हैं, जो हमारा सूर्य पृथ्वी ये है, एक छोटा सा अंश मात्र है पूरी की पूरी आकाश गंगा का। ये बताया था किसने? हर्शेल ने बताया था। यानी कि इन्होंने आकाश गंगा की खोज करी, हम ऐसा कह सकते हैं। आकाश गंगा के बारे में जो विचार आया वो सबसे पहले किसके मन में आया? हर्शेल के मन में आया। ठीक है ना। आगे चलते हैं फिर, इससे आगे आए फिर हब्बल, एडविन पी हब्बल नाम से वैज्ञानिक थे, है ना। वैज्ञानिक ही होंगे भाई, जब आविष्कार करा है, खोज करी है तो वैज्ञानिक ही होंगे। अब एडविन पी हब्बल ने क्या कहा फिर? इन्होंने बताया कि हर्शेल सर ने जो कहा कि आकाश गंगा है, चलो मान लिया। इन्होंने बताया कि भैया एक अकेली आकाश गंगा ही नहीं है, एक अकेली आकाश गंगा नहीं है, इस आकाश गंगा जैसी पता नहीं लाखों करोड़ों अरबों खरबों आकाश गंगाएं भरी पड़ी हैं हमारे इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। समझ रहे हो भाई? देखो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊं। देखो टॉलमी ने बताया जियोसेंट्रिक, इन्होंने बताया हीलियोसेंट्रिक। फिर आए कि जो इनका पथ कैसा होगा, रास्ता कैसा होगा ग्रहों का। फिर उसके बाद इन्होंने उनको देखा, देख करके वेरीफाई करा। फिर न्यूटन आए, इन्होंने परावर्तक दूरबीन बनाई और भौतिकी के पापा बन गए। यहाँ पे इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की भी खोज करी थी। उसके बाद हर्शेल आए, उन्होंने बताया कि भैया हमारे सौरमंडल के अलावा बहुत सारे सौरमंडल हो सकते हैं और उस पूरे ग्रुप को, समूह को हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है। हब्बल ने क्या कहा? सॉरी, हब्बल ने क्या बताया कि भैया एक अकेली आकाश गंगा नहीं है, जन पता नहीं कितनी आकाश गंगाएं भरी पड़ी हैं, बहुत लाखों करोड़ों अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। तो इन्होंने बताया बहुत सारी आकाश गंगाएं। और एक चीज और ऐड कर दी कि भैया सारी की सारी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, दूर जा रही हैं सारी की सारी, कोई भी स्थिर नहीं है। यानी कि इन्होंने बताया गतिमान आकाश गंगा के बारे में। गतिमान आकाश गंगा, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आकाश गंगा है वो एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। इन्होंने ऐसा बताया, इन्होंने बताया था कि वो दूर भाग रही हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, दूर भाग रही हैं, दूर भाग रही हैं। इन्होंने बताया था, किसने? एडविन पी हब्बल। ठीक है। अब आगे समझो, थोड़ा सा और अब समझ लेते हैं। इन्होंने बताया कि भैया दूर भाग रही हैं और जैसे जैसे उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, समझना, दूर भाग रही हैं, लेकिन जैसे जैसे इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, उनकी भागने की गति, स्पीड और तेज होती जा रही है। देखो ऐसे, यूं, ऐसे भाई, जैसे जैसे दूर बढ़ती जा रही है और तेज भागती जाएंगे, और तेज पास है तो धीरे 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 दूर होती जाएंगे, बढ़ती जाएंगे, बढ़ती जाएंगे, बहुत तेज हो जाएंगे, ऐसे करके। ठीक है ना। फिर इसी इन सर की बात का विरोध करा किसने? आइजैक आइजैक एसिमोव। न्यूटन नहीं होगा, एसिमोव है, आइजैक एसिमोव। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि श्रीमान ठहरिए, आप गलत हैं। अगर हब्बल महाशय ये कह रहे हैं कि दूर भाग रही हैं और उनकी जैसे जैसे वो दूरी बढ़ती जाएगी, उनकी स्पीड और बढ़ती जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उनको देखने में सक्षम नहीं होंगे। यानी कि अगर 129 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर हम उन आकाश गंगाओं को देखने के लिए सक्षम नहीं होंगे, वो हमको दिख नहीं सकती।
इन्होंने बोला था, इसीलिए वो दूर नहीं भाग रही हैं, ये बोलने आए थे। लेकिन भाई साहब की आवाज में कोई दम नहीं था, तो इनको दबा दिया गया। क्यों? किसने दबाया फिर? वो भी समझ लो। इसके हब्बल के बाद इनका ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया, जिसको कोई अहमियत नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमारे सामने एक और आए वैज्ञानिक, जिसको नाम दिया गया डॉपलर। डॉपलर इन्होंने क्या बताया कि भाई साहब हब्बल जी, वहां से हम तुम्हारे साथ हैं, आपने जो कहा वो एकदम सही है। कैसे? कि सर वो दूर भाग रही हैं, और इसमें कोई संशय नहीं है कि वो दूर भाग रही हैं, बिल्कुल दूर भाग रही हैं। ठीक है ना? और कैसे दूर भाग रही हैं वो देख लेते हैं जरा थोड़ा सा। कि इन्होंने एक सूत्र दिया इस तरीके से, अगर ये चीज अंतर उसका रेड शिफ्ट की तरफ आता है, यानी कि रेड शिफ्ट कहते हैं रक्त या लाल विस्थापन, रेड शिफ्ट कहते हैं, कि किसी भी आकाश गंगा से आने वाले प्रकाश अगर लाल कलर की यानी रेड कलर की तरफ होता है, तो उसमें हम कहते हैं कि वो दूर जा रही हैं। और अगर उससे आने वाला जो प्रकाश है वो बैंगनी की तरफ होता है, बैंगनी कलर की तरफ होता है, तो वो पास आ रही हैं। जबकि जितने भी आकाश गंगाओं के बारे में इन्होंने प्रेक्षण करा, वो सभी रेड शिफ्ट शो कर रही थी, लाल विस्थापन प्रदर्शित कर रही थी। जिसके बाद उन्होंने कहा कि भैया ये आकाश गंगाएं जो है ना, वो सारी की सारी दूर जा रही हैं एक दूसरे से। इन्होंने बढ़ावा दिया इनकी इस बात को, इसीलिए एसिमोव बाबूजी का कोई आपने नाम नहीं सुना होगा आज तक, है कि नहीं? हाँ हाँ। चलो, वही हमारे सबके घर में भी होता है भाई, जिसकी आवाज में दम नहीं होता उसको दबा दिया जाता है, कोई ध्यान नहीं देता उस पे। असल में भी यही होता है। अब इसके बाद डॉपलर के बाद कौन आया फिर? अब समझ लो भाई, आकाश गंगाओं तक तो हम पहुंच गए। अब थोड़ा सा और समझ लो, और बड़े लेवल की तरफ चलते हैं। इसके बाद क्या बात आई? इसके बाद एक चीज आई आपसे निकल करके, कि जी लेमेत्रे नाम के जॉर्ज लेमेत्रे, मैं मिटा देता हूं, है ना? थोड़ा सा नोट कर लो, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं, है ना? चलिए, अब देखते हैं। जॉर्ज लेमेत्रे जो थे, इन्होंने एक सबसे भयानक, वो धुआंधार एकदम एक थ्योरी दी, जिसको कहते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हो, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, उसमें इन्होंने बताया था, जिसको हिंदी की मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो हिंदी में कहा जाता है महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। और इसमें इन्होंने क्या बताया फिर? इन्होंने ये बताया था कि शुरुआत में फोटोन, यानी कि फोटोन और एक मिनट, हाँ, फोटोन और लेप्टो क्वार्क ग्लूऑन, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया था कि शुरुआत में कोई एक द्रव्य रहा होगा, कोई एक मैटर रहा होगा छोटा सा, और उस मैटर में इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि उसमें सबसे प्रारंभिक अवस्थाएं निकल करके चली फोटोन और लेप्टोक्वार्क ग्लूऑन का, जो कि इधर उधर छिटक गया, पूरे अंतरिक्ष में इधर उधर छिटक गया। और उस छिटकने की वजह से जो गति मिली, वो गति आज तक बरकरार बनी हुई है, और वही गति से आगे तक ये आकाश गंगाएं चल रही हैं। और उसी गति की वजह से हमारे जो ग्रह हैं, हमारे जो सूर्य है, सब चीज गतिमान है, वही गति वहां से मिली है इनको। और ये चीज थी जो प्रारंभिक अवस्था थी, जो प्रारंभ में था फोटोन और लेप्टोक्वार्क ग्लूऑन। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं फिर।
एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम है एलन संडेज। एलन संडेज। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि श्रीमान आप जो कह रहे हैं वो कुछ हद तक सही है, पर थोड़ा सा चेंज हम कर देते हैं। उन्होंने ये बताया कि जो ब्रह्मांड है, जो आकाश गंगाएं हैं, जो गतिमान है, वो कुछ टाइम तक चलता रहेगा और कुछ टाइम पहुंचने के बाद गुरुत्वाकर्षण उनको रोक लेगा और वापस खींचना शुरू करेगा। ठीक है? और वो लगभग 410 साल में यही रिपीट होता रहेगा। सॉरी, 410 करोड़ साल में, 410 करोड़ साल में यही रिपीट होता रहेगा कि आकाश गंगाएं दूर जाएंगी, फिर पास आएंगी, फिर एक छोटे से पॉइंट में सिकुड़ करके रह जाएंगी, फिर दूर जाएंगी, फिर पास आएंगी, फिर दूर जाएंगी। और ये जो प्रोसेस है, जाने का 410 करोड़ साल, आने का 410 करोड़ साल, फिर जाएंगे 410 करोड़ साल, आएंगे 410 करोड़ साल, ऐसे करके चलता रहेगा। और इसी सिद्धांत को कहा जाता है पल्सेटिंग थ्योरी, यानी कि स्पंदमान। अभी मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, पल्सेटिंग थ्योरी। जिसकी मैं बात करूं तो इसको कहा जाता है मेरे दोस्त स्पंदमान सिद्धांत, यानी कि वहां पे वो वाइब्रेट कर रही होंगी। इनका मानना यह है कि ये जो आकाश गंगाएं हैं, जो ये गति कर रहा है पूरा का पूरा ब्रह्मांड, वो ऐसे ऐसे करके करेगा, आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा। और इसी आने और जाने को क्या कहते हैं? पल्सेटिंग कहा जाता है ना? चलिए, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको अभी तक खगोलिकी का थोड़ा थोड़ा सरसरी निगाहों से पता चल गया होगा कि विकास कैसे हुआ खगोलिकी का, यूनिवर्स में किस किस ने कितना योगदान दिया। सारी जानकारी मिल गई होगी। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। और हाँ, आपका जो फेवरेट पार्ट रहा हो इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दें ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके और आपके लिए ऐसी जोरदार बेहतरीन सी अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेकर आ सकूं। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।